हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होगा। जी हाँ साथियों, इसमें आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे साथियों, वो रेलिवेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप पीडीएफ को भी हमारे इसी यूट्यूब चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। और साथ साथ ये भी हम एनालिसिस करेंगे कि किस किस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन रेस किया गया है। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आज हम बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम मीन्स की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। तो जो सामान्य जो जनरल चीज़ें हैं, पहले हम उन जनरल चीज़ों को यहाँ पे निपटाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 कब लागू हुआ था। तो साथियों ये सभी को पता है कि 1 जुलाई 1882 को हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को क्या कर दिया गया था, इन्फोर्स कर दिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि किस किस एग्जामिनेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। तो कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 17 फरवरी 1882 को बनकर तैयार हुआ और 1882 को अधिनियम संख्या 4 एवं 1 जुलाई 1882 को इसको क्या कर दिया गया था, इसको प्रवृत्त कर दिया गया था, इसको प्रवर्तन में ला दिया गया था, इसको लागू कर दिया गया था, इसको इन्फोर्सेबल कर दिया गया था। जो भी आप कहें वही सारी चीज़ों का मतलब एक ही होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम किस वर्ष में बनाया गया था। तो साथियों संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के समय ही बनाया गया था, जो कि आप लोगों ने अभी इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर भी डील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 2 किस विधि के नियम को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाता है। तो साथियों किस विधि को प्रभावित नहीं करता है, तो ये मुस्लिम लॉ को किसी भी प्रकार से कहीं से भी डेरोगेट नहीं करता है और ये इसको नहीं प्रभावित करता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार और इस अधिनियम के दूसरे अध्याय की कोई बात मोहम्मदन मीन्स की या तो हम मोहम्मदन लॉ कहिए या फिर मुस्लिम लॉ कहिए, मुस्लिम विधि पर किसी भी नियम का प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा। ये किसी भी प्रकार से उस लॉ को वायलेट नहीं करेगा, किसी भी प्रकार से उस पर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं करेगा। कौन? हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मुस्लिम लॉ के ऊपर। नेक्स्ट करा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में संपत्ति को परिभाषित किया गया। तो साथियों कौन सा ऐसा धारा है जिसमें संपत्ति के बारे में डिफाइन किया गया। तो आप लोग जब कभी भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़े होंगे तो वहाँ पे कहीं भी इसका डेफिनेशन नहीं दिया गया है कि संपत्ति को किस प्रकार से। जब आप सेक्शन नंबर 6 पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा दिया है कि कौन सा संपत्ति होता है, लेकिन कहीं भी संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है, किंतु अधिनियम की धारा में संपत्ति को परिभाषित नहीं किया गया। और ये धारा 3 क्या है साथियों, ये धारा 3 आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस के अंतर्गत डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धारा संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है। तो कौन सा धारा है जो संपत्ति अंतरण को परिभाषित करती है साथियों। तो संपत्ति अंतरण की अगर हम बात करते हैं तो धारा 5 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है कि हम लोग संपत्ति अंतरण को परिभाषित यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया जाता है। किसको परिभाषित किया जा सकता है साथियों, तो जो संपत्ति अंतरण होता है, जो संपत्ति का ट्रांसफर होता है, उसको परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। रीजन और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट क्वेश्चन माना जाता है। कह रहा है संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें प्रतिलिप्याधिकार भी शामिल होता है, मीन्स कि जो आपका कॉपीराइट एक्ट है वो भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। कारण दे रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम पेटेंट सहित सभी प्रकार की संपत्तियों पर विचार करता है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा साथियों, ए वाला करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। ए सही है परंतु आर जो इसका है वो गलत है। और ये आप देख सकते हैं उत्तरांचल सीजे 2002 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। संपत्ति एक व्यापक शब्द है और इसमें प्रतिलिप्याधिकार भी शामिल है, ये सत्य है। जबकि संपत्ति अंतरण अधिनियम मात्र स्थावर संपत्ति पर विचार करता है, न कि पेटेंट या अन्य प्रकार की संपत्ति पर। अतः कारण आर यहाँ पे गलत मांग लिया गया है। और आप देख भी सकते हैं किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन रेज भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय में निम्नलिखित संपत्तियों में से किसको अस्थावर संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। और साथियों किसको नहीं दी गई, तो पूजा का जो अधिकार है इसको नहीं मान्यता
प्रोवाइड किया गया है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। मार्ग का अधिकार, ये सभी क्वेश्चन है आपके लिए, एक एक सभी इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मार्ग के अधिकार के बारे में करा, अस्थावर संपत्ति से भाटक वसूल करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? तो सभी के सभी अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जबकि ईशान चौधरी राय बनाम मनमोहिनी दास, महामाया बनाम हरिदास एवं जगदेव बनाम राम शरण के वादों के अनुसार पूजा का अधिकार अचल संपत्ति नहीं है। ये सभी केस को ऑब्जर्व करने के बाद ये बताया जाता है कि जो पूजा करने का अधिकार होता है ये हमारे अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायालय ने निम्नलिखित को भी अस्थावर अचल संपत्ति नहीं माना है। किसको नहीं माना है? कॉपीराइट को नहीं माना है, रॉयल्टी को नहीं माना है, सरकारी प्रेजमरी नोट को नहीं माना है, मीन्स कि जो प्रोमिसरी नोट होता है उसको भी नहीं माना है, सरकारी प्रोनोट को नहीं माना है, या बकाया के लिए डिक्री, यजमान, वृत्ति, अचल संपत्ति के विक्रय को भी डिक्री आदि नहीं माना गया है। तो इन सबों को आप देख सकते हैं कि किसको क्या माना गया है, और ये सभी के सभी इंडिविजुअल आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में करा, निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति नहीं है? तो साथियों बी वाला, पूजा का अधिकार जो मंदिर विशेष के संदर्भ में होता है इसका अधिकार नहीं है। उपर्युक्त की व्याख्या देखें जो कि ऊपर आप लोगों ने अभी एक्सप्लेनेशन को रीड आउट किया है। नेक्स्ट करा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस संपत्ति को अचल संपत्ति के रूप में मान्यता किसी संविधि द्वारा नहीं प्राप्त है किंतु न्यायालय द्वारा की गई है? अब इसको किसके द्वारा की गई है साथियों? तो न्यायालय के द्वारा। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो किसकी बात कर रहा है? वो पूजा के अधिकार के बारे में बात कर रहा है, और ये MPCJ में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता है। इसके अंतर्गत खड़ा कास्ट नहीं आता है। किसके अंतर्गत नहीं आता है साथियों? तो संपत्ति प्रॉपर्टी या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत। तो ये बात सही कह रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसल एवं घास नहीं आती है। अतः विकल्प ए जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत खड़ा कास्ट है। खड़ा कास्ट किसको कहते हैं साथियों? तो अस्थावर संपत्ति नहीं है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? उसको खड़ा कास्ट मानते हैं। और ये बिहार PCSJ 2016 के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो साथियों अगर आप बिहार प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन भी देने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित संपत्ति में कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति है? अब कौन सी संपत्ति को अचल संपत्ति मानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बढ़ता हुआ महुए का पेड़ इसको अचल संपत्ति के अंतर्गत हम लोग मानते हैं। एक्सप्लेनेशन को देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अस्थावर या अचल संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसल या उगती घास नहीं आती हैं। अतः विकल्प में ए बढ़ता हुआ महुए का पेड़ अचल संपत्ति की श्रेणी में आएगा। जो महुआ का बढ़ता हुआ पेड़ होता है उसको अचल संपत्ति के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार अस्थावर संपत्ति में सम्मिलित नहीं है। तो अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है साथियों? तो उगती हुई फसलें जो होती हैं ये अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती है। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये MP-ADPO 2015 के एग्जामिनेशन में ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको रेस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दोस्तों कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार शब्द अचल संपत्ति में क्या शामिल नहीं है? तो शब्द अचल संपत्ति में उगती फसल को यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है, और छत्तीसगढ़ CJ के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? अब किसको अचल संपत्ति के अंतर्गत हम कंसिडर नहीं करते हैं? तो उगती वाले फसलों को हम लोग यहाँ पे किसमें अचल संपत्ति के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अचल अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसल या घासें नहीं आती हैं। इन सबों को क्या माना जाता है? इन सबों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अचल संपत्ति नहीं है? अब पूछ रहा है निगेटिव टर्मिनोलॉजी में कि किसको अचल संपत्ति के अंतर्गत हम डील नहीं करते हैं। तो आराधना करने का जो अधिकार होता है साथियों इसको अचल संपत्ति के अंतर्गत डील नहीं करते हैं, और ये UPCJ 2018 के पेपर में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन कर रहा है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत तेंदू पत्ते एकत्र करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार और सुखाचार का अधिकार अचल संपत्ति में सम्मिलित है, जबकि आराधना करने का अधिकार अचल संपत्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में
निम्नलिखित में से कौन सी अचल संपत्ति, अब यहाँ पे पूछ रहा है किसको अचल संपत्ति मानते हैं, तो जो साख का पेड़ होता है साथियों, जहाँ से हम लोग लाख निकालते हैं, ये अचल संपत्ति के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कॉपीराइट, प्रॉफिट एंड पेंडेंट रॉयल्टी अचल संपत्ति नहीं है, किंतु खास अचल संपत्ति के अंतर्गत माना जाता है। जो साख होता है इसको अचल संपत्ति के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए करा, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में शामिल नहीं है, तो क्या शामिल नहीं है साथियों, तो यहाँ पे खड़ा कास्ट को यहाँ पे अचल संपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, और ये रहा इसका किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार अचल संपत्ति में खड़ा कास्ट शामिल नहीं है। इमारत, तालाब, भूमि आदि अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत, ये सभी के सभी अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को डील करते हैं। कर अचल संपत्ति की वर्गीकृत तालिका में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सीलिंग फैन का विक्रय इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, और ये MPCJ 1989 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, और सीलिंग फैन से आपके एग्जामिनेशन में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विपणी, बाजार, हाट और पट्टे का अधिकार, भूमि एवं सुखाधिकार अचल संपत्ति में सम्मिलित है, जबकि सीलिंग फैन का विक्रय एवं जंगम संपत्ति के विक्रय के बारे में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में करा निम्नलिखित में अस्थावर संपत्ति नहीं है, तो किसके अंतर्गत अस्थावर संपत्ति नहीं है साथियों, तो जो रॉयल्टी होता है, रॉयल्टी के अंतर्गत इसको अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत हम कंसीडर नहीं करते हैं। और इसके एक्सप्लेनेशन को डील करिए। कह रहा है रॉयल्टी को अचल संपत्ति नहीं माना जाता है, शेष अपनी प्रकृति एवं न्यायिक निर्वचन में अस्थावर संपत्ति माने जाते हैं, बाकी सभी को हम लोग अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अचल संपत्ति में शामिल नहीं है, तो अचल संपत्ति में खड़ी फसल को यहाँ पे शामिल करके नहीं रखा जाता है। साथियों ये जनरल क्वेश्चंस होते हैं, और यही जनरल क्वेश्चन आपसे बार बार घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं कि किसको खड़ा कास्ट माना जाता है, किसको चल संपत्ति माना जाता है, किसको अचल संपत्ति माना जाता है। बस इतना ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम जनरल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन करा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अस्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें या उगती घासें नहीं आती हैं, अतः खड़ी फसल चल संपत्ति के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में करा संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भूमि में निविष्ट चीज़ें सम्मिलित की गई हैं और परिभाषा में, और इसका क्या है, तो ये किस चीज़ की बात करता है, भूमिबद्ध चीज़ों की बात करता है, और ये MP APO 2009 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 निर्वचन खंड से संबंधित है, इसमें भूबद्ध से अभिप्रेत है। भूबद्ध से अभिप्रेत का मतलब है जो अटैच्ड है किससे, लैंड से। क कह रहा है भूमि में भूमितल जैसे पेड़ की झाड़ियों की बात कर रहा है। ख कह रहा है भूमि में निविष्ट जैसे भित्तियों या निर्माण अथवा की बात कर रहा है। गौ में कह रहा है ऐसे निवित्त वस्तु से इस प्रकार बद्ध की जिससे कि वो बद्ध है उसका स्थान लाभप्रद उपयोग किया जा सके। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए साथियों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है। अनियोज्य दावा है किसको, एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है। तो साथियों एक्शनेबल क्लेम की अगर हम बात करते हैं तो ये भविष्य निधि को क्या कहा जाता है, एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है, और ये बिहार CJ 2009 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। भविष्य निधि अनियोज्य दावा है, जबकि बंधपत्र, ऋण, मध्यवर्ती लाभ तथा डिक्री अनियोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। तो यही सिंपल क्वेश्चन आपसे डील कराए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनियोज्य दावा नहीं है, किसको अनियोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है, तो मध्यवर्ती लाभ का जो दावा होता है ये अनियोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नुकसानी के लिए वाद का अधिकार, अब जो नुकसानी हो जाता है इसके लिए वाद का अधिकार कौन ला सकता है, अनियोज्य दावा के अंतर्गत इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है, जिसको कि हम लोग एक्शनेबल क्लेम के नाम से भी जानते हैं, और ये उत्तराखंड CJ के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन को डील करती है। नुकसानी के लिए वाद का अधिकार संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अनियोज्य दावा के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनियोज्य दावा है। अब किसको अनियोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर किया जा रहा है, तो मुस्लिम महिला का अद्दत मेहर का जो दावा होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको अनियोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। विवाह में तय किए गए मेहर की राशि का भुगतान पति द्वारा नहीं किए जाने पर वह धनराशि पति पर ऋण मानी जाती है। यहाँ पे क्या मानी जाती है कि ये जो आपको मेहर देने का राइट था आपके ऊपर क्या है, यहाँ पे है डेप्ट है, आपके ऊपर ऋण के तरह से। मुस्लिम महिला द्वारा अपने इस अद्दत मेहर की धनराशि प्राप्त करने का न्यायालय में दायर किया गया वसूली का अनियोज्य दावा है। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, जो
मेहर होता है उसको महिला दायर कर सकती है अदालत में, क्योंकि वो इसके लिए क्या होता है, एक एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है अगर हम मेहर को कंसीडर करते हैं तो। नेक्स्ट कह रहा है कि अनुयोज्य दावे का संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषा भी किया गया है। जब आप इंटरप्रिटेशन क्लासेस पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 3 का किसके अंतर्गत, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, तो आपको वहाँ पे एक्शनेबल क्लेम के भी बारे में आपको डेफिनेशन क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुयोज्य दावा है। आप किसको अनुयोज्य दावा मानते हैं, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। मुस्लिम महिला का अद्दत मेहर का जो दावा होता है साथियों, इसको अनुयोज्य दावा के अंतर्गत हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा अनुयोज्य दावा है, आप किसको अनुयोज्य दावा कहते हैं, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत डील करते हैं, जिसमें बकाया किराए का राशि का दावा, ये अनुयोज्य दावा की ये एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। भविष्य निधि की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका एक्शनेबल क्लेम है। भागीदारी में भाग का दावा, ये भी आपका एक्शनेबल क्लेम के अंतर्गत आता है। एक्सप्लेनेशन देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार बकाया किराया का दावा, भविष्य निधि एवं भागीदारी में भाग का दावा, ये सभी अनुयोज्य दावा के अंतर्गत सम्मिलित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में निम्न में से कौन अनुयोज्य दावे हैं, किसको अनुयोज्य दावे के अंतर्गत रखा गया है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी होगा। केवल फर्स्ट एंड थर्ड को यहाँ पे क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। फर्स्ट में क्या बताया गया है, भागीदारी के अंश के बारे में, और थर्ड में कहा जा रहा है किराए के बकाये के लिए दावे के बारे में बात किया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भागीदारी में अंश तथा किराए के बकाये के लिए दावा अनुयोज्य दावा है। धारा 130 के अंतर्गत अनुयोज्य दावा का अंतरण ऐसे लिखित के रूप में निष्पादित किया जाएगा जो अंतरक या उसके प्राकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा के रूप में मान्य है। अब अनुयोज्य दावा के रूप में किसको मान्य किया गया है, किराए का जो बकाया होता है साथियों, इसी को अनुयोज्य दावा के रूप में मान्य किया गया, और ये उत्तराखंड सीजे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 31 में, निम्नलिखित में से कोई एक अनुयोज्य दावा नहीं है। अब किसको अनुयोज्य दावा नहीं कहा जा सकता है, बिहार सीजे के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और डी वाला ये इसका गलत आंसर है, नहीं है। ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूत हो। एक्सप्लेनेशन को देखिए, बकाया किराया का दावा फर्म में भागीदार तथा व्यापार से फायदे का अधिकार अनुयोज्य दावा है, जबकि ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभूति अनुयोज्य दावा नहीं है, इसको अनुयोज्य दावा के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है, तो कॉपीराइट का जो हमारा क्लेम होता है इसको अनुयोज्य दावा के अंतर्गत हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। एक्सप्लेनेशन में करा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अंतर्गत साझेदारी का हिस्सा एवं किराए के बकाया का दावा, पेशगी को वापस लेने का दावा अनुयोज्य दावा है, किंतु कॉपीराइट अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन अनुयोज्य दावा नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार जो होगा ये अनुयोज्य दावा के अंतर्गत नहीं कंसिडर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन को रीड आउट करिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के अधीन देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मकान का बकाया, जो मकान होता है अगर इसमें का किसी भी प्रकार का बकाया होता है तो वही कर रहा है, मकान के बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार एवं भरण पोषण का बकाया धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, जबकि डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है। अब किसको अनुयोज्य दावा के अंतर्गत नहीं कंसीडर किया गया, और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ पे रेस किया गया है। कह रहा है अज्ञप्ति के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमारा साथियों कह रहा है कि निम्न में से क्या कार्यवाही योग्य दावा नहीं है। अब किसको कार्यवाही योग्य दावा नहीं मानते हैं, तो दावेदार के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति का लाभकारी हित के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, और ये छत्तीसगढ़ सीजे 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। एक्सप्लेनेशन करिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 में दी गई अनुयोज्य दावा की परिभाषा के अनुसार कर किसी अतिभूत ऋण के बारे में सेकंड करा चल संपत्ति के लाभप्रद हित जो दावे के कब्जे में चाहे वास्तविक रूप या आणविक रूप से हो को अनुयोज्य दावा के रूप में स्वीकार नहीं करता है। लॉटरी टिकट, किराए का बकाया राशि के लिए दावा,
तथा जीवन बीमा पॉलिसी अनुयोज्य दावा के अंतर्गत सभी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 में निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है। अब इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि कौन सा अनुयोज्य दावा के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो सुरक्षित ऋण होता है साथियों, इसको अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है और ये राजस्थान के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन को डील करिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भागीदारी में हिस्सा, किराए में बकाये का दावा, सेवानिवृत्ति के पश्चात देय भविष्य निधि का दावा अनुयोज्य दावा है, जबकि सुरक्षा ऋण का दावा अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 को हम डील करते हैं। निम्न में से कौन एक अनुयोज्य दावा नहीं है। यहाँ पे किसको अनुयोज्य दावा नहीं माना गया है? तो ए वाला, कोई ऋण जिसके लिए न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री होता है, इसको अनुयोज्य दावा नहीं माना गया और ये उत्तराखंड सीजे के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया। एक्सप्लेनेशन देखिए। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अचल संपत्ति के किराए की बकाया राशि का दावा अनुयोज्य दावा है, जबकि न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री के तहत ऋण अनुयोज्य दावा नहीं होता है। जो ऋण होता है इसको अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है। अब किसको अनुयोज्य दावा नहीं कहा जाता है? एलएलबी परीक्षा से वचन ग्रहीता के उत्तर होने पर रुपये 500 का भुगतान करने का वचन, ये क्या होता है? ये अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि भविष्य निधि खाते का अधिकार, संविदा जो दायित्व से युग्मत है, लाभ का दावा करने का अधिकार, वचन ग्रहीता द्वारा किसी महिला बिशप से विवाह करने पर 500 रुपये का भुगतान करने का करार अनुयोज्य दावा है, जबकि एलएलबी परीक्षा में वचन ग्रहीता के उत्तीर्ण होने पर 500 रुपये का भुगतान करने का वचन अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। निम्नांकित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसको सही सुमेलित माना गया, तो ए वाला 2, 3 एंड 4 को कौन सा कर रहा है? 2, 3 एंड 4 को सही सुमेलित माना गया। एक मुस्लिम पत्नी का अद्दत मेहर का दावा अनुयोज्य एक्सनेबल क्लेम माना जाता है। अप्रतिभूत ऋण जो होता है अनुयोज्य दावा होता है। माल विक्रय संविदा का अधीन लाभ क्या होता है? अनुयोज्य दावा के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है, लेकिन अंतकालीन लाभ को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए साथियों। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक मुस्लिम पत्नी का अंशदत्त मेहर का दावा अप्रतिभूत ऋण तथा माल विक्रय संविदा के अधीन लाभ अनुयोज्य दावा है, जबकि अंतकालीन लाभ अनुयोज्य दावा नहीं है। इन सभी को क्या माना जाता है? इन सभी को अनुयोज्य दावा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन शब्दावली से अभिप्रेत है। तो अब क्या अभिप्रेत है? तो दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन से अभिप्रेत है और ये उत्तराखंड सीजे 2016 के एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन प्रयुक्त रजिस्ट्रेशन शब्दावली से दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन से अभिप्रेत है। अधिनियम के अंतर्गत बताए गए अंतरण के माध्यम से अंतरण विलेख ट्रांसफर डीड का भी उल्लेख है। मौखिक अंतरण को छोड़कर इन्हीं अंतरण विलेखों या दस्तावेजों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण का प्रयोग भी किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया। 41 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सूचना की कोटि में नहीं आता है। तो सूचना की कोटि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो रजिस्ट्रीकरण नहीं आता है, जहाँ लिखित अनिवार्यता रजिस्ट्रीकृत योग्य न हो। और एमपी सीजन 1996 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन भी रेज किया गया था। एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। कर संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में परिभाषित सूचना के स्पष्टीकरण 1 के उपबंध के आधार पर विकल्प बी सूचना की कोटि में नहीं आता है। अतः धारा 3 के अनुसार किसी तथ्य की किसी व्यक्ति को सूचना है, यह तब कहा जाता है कि जब वह वास्तव में उस तथ्य को जानता है, यदि ऐसा जांच या तलाश जो उसे करनी चाहिए थी करने से जानबूझकर प्रवृत्त न रहता या घोर उपेक्षा न करता है, तो वह उस तथ्य को जान लेता है। विकल्प के संबंध में स्पष्टीकरण 1, विकल्प व अधिपत्य के संबंध में स्पष्टीकरण 3 का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 39, 40, 41, 43 और 53 क में सूचना का प्रयोग किया गया है। तो आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम निम्नलिखित की मान्यता नहीं देता है। तो किस चीज़ की मान्यता नहीं देता है? तो पूर्व समव्यवहार के अंतर्गत नोटिस की मान्यता नहीं देता और ये यूपी सीजे 2018 का क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि निम्न में संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा सूचना को परिभाषित करती है? तो साथियों धारा 3 के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन क्लासेस है और यहीं पर देखने के लिए मिलता है और ये उत्तराखंड सीजे का ये क्वेश्चन भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलिपि प्रलक्षित सूचना नहीं है? तो विकल्प इसका डी है। तो निश्चित
ज्ञान के बारे में बात करता है और ये उत्तराखंड सीजे 2019 का ये क्वेश्चन भी आपका रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अधीन अनुप्रमाणिक शब्दावली से अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत क्या अभिप्रेत है? तो दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणन के बारे में बात कर रहा है। दो या दो से अधिक साक्षियों के द्वारा यहाँ पे क्या होना है? अटेस्टेशन की बात कर रहा है। एक्सप्लेनेशन को डील करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार अनुप्रमाणित से ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहना होना समझा जाएगा, जिससे हर एक ने निष्पादन को लिखत पर हस्ताक्षर करने या अपना चिन्ह लगाने देखा है या निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा है या निष्पादन से उसके अपने हस्ताक्षर या चिन्ह की या ऐसे अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर की व्यक्तिगत अभिस्वीकृति पाई है। तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन को भी डील कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरण का दस्तावेज वैध रूप से अनुप्रमाणित होता है, जबकि यहाँ पे डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। जबकि दस्तावेज दो गवाहों की हस्ताक्षर, जो दस्तावेज होना चाहिए उस पर दो गवाहों का हस्ताक्षर होना चाहिए, जिन्हें निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा हो और जिन्हें निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हो। और ये उत्तराखंड सीजे का पेपर में भी क्वेश्चन आया था। इसका एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 को डील करते हैं। कह रहा है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत एक लिखत को वैध अनुप्रमाणन हेतु यह आवश्यक है कि उसकी वैधता के लिए क्या होनी चाहिए? ये सभी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट कह रहा है प्रत्येक अनुप्रमाणन साक्षी ने निष्पादन के लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते देखा हो। सेकंड कह रहा है निष्पादक के अनुप्रमाणन साक्षी को लिखत पर हस्ताक्षर करते हुए देखा। नेक्स्ट कर रहा है प्रत्येक अनुप्रमाणन साक्षी ने निष्पादक की उपस्थिति में लिखत पर हस्ताक्षर किए हों। और ये बिहार सीजे का ये क्वेश्चन भी आपका रहा है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। कर रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में दी गई अनुप्रमाणन की परिभाषा से स्पष्ट है कि वैध अनुप्रमाणन हेतु उपर्युक्त सभी विकल्प आवश्यक है। प्रत्यक्ष साक्षी द्वारा लिखत या दस्तावेज पर निष्पादन की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि ऐसे साक्षियों में से एक या अधिक एक ही समय पर उपस्थित रहे हों। अनुप्रमाणन का कोई विशिष्ट प्रारूप होना भी आवश्यक के अंतर्गत नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 को डील करते हैं। किसी दस्तावेज की अनुप्रमाणन करने वाली साक्षी हो सकती है, क्या हो सकती है? तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा व्यक्ति जिसने दस्तावेज लिख देने वाले को दस्तखत करते हुए देखा हो किंतु उसे दस्तखत जानता हो। और ये MPCJ 1983 के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 49 को रीड आउट करते हैं। दस्तावेज के संबंध में अनुप्रमाणन का अर्थ है जिसमें साक्षित किया जाता है। क्या किया जाता है? दो या अधिक साक्षियों के द्वारा किया जाता है। और ये MPCJ 1993 का क्वेश्चन भी आपका रहा है। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दस्तावेज के अनुप्रमाणन का अर्थ है। तो साथियों दस्तावेज के अनुप्रमाणन का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर डी मार्क किया जाएगा। अनुप्रमाणक साक्षी द्वारा निष्पादक को हस्ताक्षर या चिन्ह लगाते देखा है एवं निष्पादक से उसके हस्ताक्षर की व्यक्ति का अभिस्वीकृति पाई है। दोनों की बात कर रहा है और ये MPCJ के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो भी जनरल क्वेश्चन थे, सभी जनरल क्वेश्चन को मैंने आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डील किया। साथियों अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग हमें पॉजिटिवली कमेंट करके बताएंगे, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा, जो कि आपके LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन से बहुत ही रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बात करते हैं। साथियों अगर आप बिहार जुडिशरी भी दे रहे हैं तो बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन के लिए भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आप बिहार दे रहे हैं, LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं या कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पूछा जाता है, वहां के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हिट किए जाते हैं और ये जनरल क्वेश्चन होते हैं। साथियों इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।